बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। जाट आरक्षण के लिए वेंकैया नायडू की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति का गठन। राज्य सरकार विधानसभा सत्र में लाएगी विधेयक। हाईवे से हटे आंदोलनकारी, अब तक 12 लोगों की मौत। बजट सत्र से पहले 2 सर्वदलीय बैठक आज। लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री सभी दलों के नेताओं से करेंगे चर्चा। सदन के सुचारू संचालन पर होगा जोर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद, 1 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान। तमिलनाडु में 10 असंतुष्ट विधायकों का इस्तीफा मंजूर। इस्तीफा देने वाले 8 विधायक डीएमडीके से। पार्टी प्रमुख विजयकांत ने गंवाया नेता प्रतिपक्ष का पद। सीरिया में सिलसिलेवार धमाकों में 140 लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। संघर्ष विराम के लिए रूस अमेरिका के बीच अस्थायी समझौता। केंद्र और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद हरियाणा में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जाट आंदोलन पर स्थिति बेकाबू होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने उन्हें आरक्षण देने पर विचार करने का फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का ऐलान किया है, जो इस समुदाय के आरक्षण की मांग पर गौर करेगी। वहीं विधानसभा के आगामी सत्र में जाट आरक्षण को लेकर एक विधेयक पेश किया जाएगा। हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने की रूपरेखा तय करने के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समिति से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा के लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील की है। अभी एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री वेंकैया जी नायडू हैं, और यह कहा गया है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस संबंध में वह इस समस्या का समाधान करने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वह प्रस्तुत कर दें। तो सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है। जिन मुद्दों को लेकर यह सब सारा कुछ हरियाणा राज्य में हो रहा है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वह शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में कृपया वह पूरा सहयोग दें। जाट समुदाय को हरियाणा में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार भी विधानसभा के आने वाले सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। है कि हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी। सरकार के भरोसे से जाट नेता संतुष्ट हैं। जाट नेताओं ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। आंदोलन के लिए मैं अभी अपील कर रहा हूं, सोनीपत में जितने भी हमारे आदमी वहां लगे हुए हैं उन सब से अपील कर रहा हूं कि वो पूरे हरियाणा के आदमियों को संदेश दे रहा हूं कि वो सब अपने अपने आरक्षण का जो जितनी समितियां हैं उनको खत्म करके अपने घर पे चले जाएं। कोई एजिटेशन तो खत्म एकदम नहीं होता। हम जाके अपने भाइयों को, सरदारी को, बच्चों को सबको बताएंगे कि भाई सरकार ने होम मिनिस्टर लेवल पर एक आश्वासन दिया है तो उसका कोई मतलब है। तो आज वो कहते हैं एक कमेटी गठित करेंगे सेंटर में, और हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि सेशन मार्च में आ रहा है उसमें पारित कर देंगे और आरक्षण पक्का दिया जाएगा। इस दौरान हरियाणा में हुई हिंसा में अब तक 12 की मौत हो चुकी है, जबकि 150 घायल हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए हरियाणा के 9 जिलों को सेना के हवाले किया गया है। हरियाणा के हालात को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है और सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। पूरे राज्य में सेना की 73 टुकड़ियां तैनात हैं। सेना के साथ पुलिस और अर्ध सैन्य बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। हिंसा में शामिल 191 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जाट आरक्षण प्रदर्शनों से चंडीगढ़ और अमृतसर से गुजरने वाली 1000 से ज्यादा रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में शांति की अपील लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास पर बैठे थे। हुड्डा के मुताबिक हरियाणा और देश के हित के लिए राजनीति से ऊपर उठकर हिंसा को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए।
उन्होंने जाट आरक्षण के मुद्दे पर तमाम जातियों से समिति बनाकर बातचीत के जरिए अमन का रास्ता निकालने की अपील की है। मेरा सभी भाइयों से अपील है, आंदोलन करें, उनसे भी, दूसरे वर्गों से, सभी से, कि उनके चंगुल में ना आए जो ताना बाना तोड़ना चाहते हैं। ताना बाना अपना कायम रखें, छत्तीस बरादरी भाईचारा कायम रखें और शांति कायम रखें। इसी वास्ते मैंने अपने साथियों को भी सबको आग्रह किया है, सारे मेरे विधायक हैं, सांसद साथी, हमारी पार्टी के जितने भी हैं, उनसे भी कहा है कि सब अपने स्थानीय तौर पर अपनी कमेटियां बनाएं और छत्तीस बरादरी कमेटियां बना के वहाँ शांति कायम करें। इस बीच सेना ने मुनक नहर को नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि दिल्ली में जल संकट अब भी बरकरार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुनक नहर से पानी छोड़े जाने के 24 घंटों के बाद दिल्ली में पानी की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी। जाट आंदोलनकारियों के मुनक नहर का पानी रोक दिए जाने से दिल्ली के 9 में से 7 जल संयंत्र ठप हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आज जिन स्कूलों में परीक्षाएं होनी थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली वासियों को दिल्ली जल बोर्ड रोजाना 900 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई करता है, जिसमें 600 मिलियन गैलन पानी मुनक नहर से ही आता है। इस समय भिवानी में मौजूद है हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान, उनसे हम ताज़ा जानकारी लेंगे। रवीन, ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है और कई जगह से आंदोलनकारी हट रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भिवानी में क्या हालात हैं? देखिए, भिवानी क्योंकि थोड़ा सा दिल्ली से दूर इलाका है और नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ फिलहाल स्थिति वही बनी हुई है जो पहले थी। किसी तरह से भी जो राजमार्ग है या जो मुख्य मार्ग हैं वो खोले नहीं गए हैं। तमाम आंदोलनकारी अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। पेड़ काट के जो है जो सड़क पे डाल दिए गए थे वो अभी भी यहीं जस के तस पड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ कोई स्थिति में सुधार नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि मुनक नहर जो है उसको सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और नेशनल हाईवे 1 जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ और पूरे आगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पंजाब को जोड़ता है दिल्ली के साथ, वो क्योंकि लाइफलाइन माना जाता है हरियाणा का, उसको खोल दिया गया है। ये एक सुखद बात है। बाकी जो क्षेत्र है उसमें से अभी इस तरह का समाचार बहुत कम मिल रहा है कि जो राजमार्ग या दूसरे मार्ग जो स्टेट हाईवेज पर लोग बैठे थे उन्होंने अभी तक जाम नहीं खोला है। और क्योंकि शंका बनी हुई है लगातार कि किसी भी सरकार के कोई भी मंत्री अभी तक सामने बयान देने के लिए नहीं आया है, मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आए हैं और इसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि बजट सत्र में ये लाने की बात की गई थी, जबकि आंदोलन की लगातार मांग यही थी कि एक विशेष सत्र जो है विधानसभा का बुलाया जाए, उसके बाद इसको पारित किया जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। और मांग जो थी मुख्य तौर पर थी कि ओबीसी जो कोटा है उसमें से आरक्षण या उस सूची में शामिल किया जाए। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप बता रहे हैं कि कुछ जाट नेताओं में, लोगों में आशंका है विधेयक किस प्रारूप में लाया जाएगा, क्या आगे इसकी रूपरेखा रहेगी, इसे लेकर फिलहाल कई जगह हालात सामान्य होने की खबर आ रही है। धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, हालांकि कुछ जगह पर आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज 2 सर्वदलीय बैठक होंगी। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की तरफ से बुलाई गई बैठक में तमाम दलों के नेता हिस्सा लेंगे। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के नेता शामिल होंगे। ये बैठक दिन के वक्त संसद भवन परिसर में होनी है। इसके बाद शाम के वक्त लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी सभी दलों के नेता शिरकत करेंगे। बैठक में बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। 20 फरवरी को राज्यसभा सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की बात कही थी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बार फिर कहा है कि सरकार बजट सत्र के दौरान जेएनयू समेत तमाम मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है। और बजट सत्र की रणनीतियों को लेकर कांग्रेस कार्यकारी समिति की भी आज बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। इसमें बजट सत्र के सिलसिले में पार्टी का रुख तय करने पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कांग्रेस सदन में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दे सकती है। साथ ही जेएनयू और अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर भी संसद में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर विचार विमर्श होने की उम्मीद है।
इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनपाल ने असंतुष्ट 10 विधायकों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन विधायकों में 8 मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमडीके के विधायक हैं। विधायकों के इस्तीफे से डीएमडीके प्रमुख विजयकांत ने सदन में विपक्ष के नेता का पद गंवा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करके विजयकांत के नेता प्रतिपक्ष का पद खोने की घोषणा की। सदन में विजयकांत की पार्टी के विधायकों की संख्या 28 से घटकर अब 20 हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सचिवालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सदन में अब किसी भी दल के पास नेता विपक्ष पद के लिए 24 सदस्य नहीं हैं, इसलिए किसी को भी यह पद नहीं दिया जा सकता। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में करुणानिधि की पार्टी डीएमके के 23 विधायक हैं। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सकारात्मक रुख के बावजूद फिलहाल सरकार गठन के आसार नहीं दिख रहे हैं। संसद के बजट सत्र से पहले श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसमें अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में समय बताएगा कि कब सरकार बनेगी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी महासचिव राम माधव श्रीनगर पहुंचे थे और पीडीपी प्रमुख से बातचीत की थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि दोनों दल सरकार गठन को लेकर सकारात्मक हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ आज तीसरे दिन भी जारी है। अब तक सेना के 2 अधिकारी, 1 सैनिक और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। मुठभेड़ के मद्देनजर पूरे जम्मू इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ रविवार दूसरे दिन भी जारी रही। गोलीबारी में सेना के 2 अधिकारी कैप्टन तुषार महाजन, कैप्टन पवन कुमार और 1 सैनिक ओम प्रकाश शहीद हो गए। मुठभेड़ में 1 आतंकी भी मारा गया। इससे पहले 2 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और 1 नागरिक की भी मौत हुई है। एक मिलिटेंट की कंफर्म हुआ है, 1 मिलिटेंट मारा गया है, ये कंफर्म हो गया है। टोटल 5 कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें 3 आर्मी और 2 सीआरपीएफ। 3 से 4 की तादाद में आतंकियों के उद्यमिता विकास संस्थान की बहुमंजिला इमारत में छुपे होने की आशंका है। यहीं से रविवार दोपहर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी की, जिन्होंने इमारत की चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। इससे वहां आग लग गई। वही 3 से 4 की जो अंदाजा है, वही 3 से 4 हो सकते हैं। वो कंफर्म तभी कर पाएंगे जब पूरी बिल्डिंग सर्च हो जाएगी। इसलिए एनकाउंटर्स लंबे खिंचते हैं ताकि कोई डैमेज ना हो, आसपास की बिल्डिंगों को डैमेज ना हो, कोई सिविलियंस की कैजुअल्टी ना हो। इसलिए क्या आते हैं, बड़ा सोच समझकर इस तरीके से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आतंकियों ने शनिवार को सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया और इसके बाद आतंकवादी उद्यमिता विकास संस्थान की इमारत में छिप गए और मुठभेड़ शुरू हो गई, जो फिलहाल जारी है। हालात को देखते हुए पंपोर से गुजरने वाले श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और वाहनों को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी 5 छात्र कल कैंपस पहुंच गए। इनमें उमर खालिद के अलावा रामानागा, अनिर्बान भट्टाचार्य, अनंत प्रकाश, आशुतोष शामिल हैं। इन 5 छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की रिहाई की मांग को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास हुए प्रदर्शन को संबोधित भी किया। इन छात्रों ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि डॉक्टर्ड वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया गया है। खबर मिलने पर पुलिस भी जेएनयू पहुंच गई, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। इस बीच विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार ने कहा कि फिलहाल पुलिस और मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और इस बारे में फैसला आज लिया जाएगा। वहीं जेएनयू छात्र संघ ने उमर परिवार की सुरक्षा को लेकर एनएचआरसी से गुहार लगाई है, तो कन्हैया के परिवार ने इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के 2 दोस्तों से पूछताछ की है। वहीं कल पूर्व सैनिकों ने देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ दिल्ली में एकता मार्च का आयोजन किया। इसे आम लोगों का भी समर्थन मिला। इसका मकसद लोगों तक देश की एकता और अखंडता का संदेश पहुंचाना था। जेएनयू में देश विरोधी नारों की घटना के खिलाफ पूर्व सैनिक सड़कों पर उतर आए। रविवार को दिल्ली के राजघाट से संसद मार्ग तक पूर्व सैनिकों की अपील पर हजारों लोगों ने एकता मार्च में हिस्सा लिया। हमारे कुछ लोग बहके हुए हैं जो देश को तोड़ने की और बर्बाद करने की बात करते हैं। इन सब चीज़ों के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं
और आशा करते हैं कि लोग हमारी इस बात का संज्ञान लेंगे और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। यूथ को बरगलाया जा रहा और हम नहीं कर रहे, हमारे दुश्मन छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं और इन बेचारों को पता भी नहीं है कि क्यों ये ऐसा काम कर रहा है। लोगों का मानना था कि राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के लिए खतरा हैं, लिहाजा इसे लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो आपस में हम लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। हमें मतलब आगे बढ़ने के लिए और अपने सब चीज़ों को छोड़ के सभी पार्टियों से ऊपर उठना होगा देश के लिए। ये सिर्फ हमारा एक सॉलिडारिटी है सोल्जर्स के साथ में, और एक जो हमारे बॉर्डर पे जो सोल्जर्स हैं उनको एक मैसेज दिल्ली से जा रहा है कि भारत तोड़ो इंडिया छोड़ो, इस टाइप की बातें हो रही हैं। बाकी चीज़ों से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। जेएनयू में 9 फरवरी को संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही जेएनयू की घटना पर राजनीति गरमाई हुई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार 2022 तक गरीबों के लिए 5 करोड़ घर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की आधारशिला रखते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डोंगरगढ़ में महत्वाकांक्षी योजना रर्बन मिशन को लॉन्च किया। इसके जरिए देश भर में 300 गांवों को शहरों की तरह स्मार्ट बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75वीं सालगिरह तक हर देशवासी के पास खुद का घर होने की बात भी कही। 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने, काम बहुत बड़ा है, मैं जानता हूं। मानव संसाधन लगेंगे, लेकिन इससे रोजगार भी बढ़ेगा, सीमेंट बिकेगा, लोहा बिकेगा, मैसन का काम करने वालों को काम मिलेगा, ईंट, माटी, भट्ठा, चूना, कलर काम सब करने वालों को काम मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के बाद नरेंद्र मोदी ओडिशा के बारगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन में शिरकत की। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के पास कृषि क्षेत्र में अव्वल बनने की क्षमता है। हम सब संकल्प कर सकते हैं कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम हिंदुस्तान के किसान की इनकम, उसकी आय 2 गुना कर देंगे भाइयों। ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने गौड़िया मिशन और मठ के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कुछ एनजीओ और कालाबाजारी करने वाले सरकार को अस्थिर करने और उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ओडिशा में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों से मिल रही मदद पर जब कुछ एनजीओ से सवाल किए गए तो उन्होंने सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया। पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। मुझे बताइए भाई, देश में अंदर आने वाले पैसों का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पाई का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर विदेशों से धन आता है तो धन कहां खर्च किया वो देश को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून में लिखा हुआ है। वित्त मंत्री से जहां आम और नौकरी पेशा लोग बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, वहीं उद्योग जगत कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत चाहता है। लेकिन बढ़ते सरकारी खर्च और राजकोषीय स्थिति को देखते हुए सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं दिख रहे हैं। आम बजट में लोग करों में राहत की उम्मीद लगाए हैं, लेकिन वित्त मंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बजट लोक लुभावन नहीं होगा। राजकोषीय स्थिति को लेकर सरकार की कठिनाई साफ दिखाई दे रही है। इस बार सरकारी खर्चों का ज्यादा बोझ बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने पर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम भी लागू करनी है। ऐसे में राजकोषीय घाटे पर काबू पाने और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश बढ़ाने की चुनौती है।
इसके चलते सरकार के पास लोगों को करों में राहत देने की गुंजाइश कम है। पिछले बजट में 2.5 लाख तक की कमाई को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया था और इससे ऊपर की आय के लिए 3 इनकम टैक्स स्लैब बनाए गए थे। Given the fiscal situation and the roadmap for fiscal correction, if the finance minister is willing or is keen on sticking to it, he has really little scope to give any, to make any cut in tax rates for individuals as such. वहीं उद्योग जगत वित्त मंत्री से कॉरपोरेट टैक्स में रियायत देने के लिए एक साफ रोड मैप की उम्मीद लगाए है। पिछले बजट में अरुण जेटली ने 4 साल में कॉरपोरेट टैक्स में 5% कमी का वादा किया था और इसे 30 से 25% पर लाना है। We believe the time has come, and the way the industry and the world economy is performing, Indian economy is not immune to the world, what happens the world over. It's a golden opportunity. Now we should bring the tax rates in this budget itself to the 25% and make India more competitive with a competing economy. वित्त मंत्री के सामने आयकर दाताओं की संख्या और दायरा बढ़ाने की चुनौती है। देश में 125 करोड़ की आबादी में महज 3 करोड़ 50 लाख लोग आयकर टैक्स के दायरे में आते हैं। सरकार को 2014-15 वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष करों से करीब 7 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जो लक्ष्य से करीब 14% कम था। ऐसे में वित्त मंत्री करों में राहत और राजस्व बढ़ाने के बीच कैसे संतुलन बनाएंगे, इसका खुलासा 29 फरवरी को ही होगा। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि भारत ने पठानकोट मामले में पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के दौरे को मंजूरी दे दी है। उनके मुताबिक भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के दौरे की सूचना कम से कम 5 दिन पहले दी जाए। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने बताया कि विशेष जांच टीम के दौरे को लेकर दोनों देश संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने दौरे का वक्त नहीं बताया, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये मार्च की शुरुआत में हो सकता है। पाकिस्तान ने पठानकोट हमला मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करना काफी नहीं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पाकिस्तान को मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। एक खत मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जरिए लिखा जा चुका है हिंदुस्तान को कि हमारी एसआईटी हिंदुस्तान और खासतौर पे पठानकोट विजिट करना चाहेगी इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने में। उसका जवाब दूसरी तरफ से ये आया है कि उन्होंने इससे इत्तफाक किया है, मगर साथ ही साथ कहा है कि जब भी टीम का आने का प्रोग्राम हो उसे 5 दिन पहले हमें आगाह किया जाए। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश के नए संविधान में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव से इनकार किया है। ओली का ये बयान मधेशियों के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। मधेशियों का आरोप था कि नए संविधान में उनके साथ भेदभाव किया गया है। लंबे समय तक भारत और नेपाल के सीमा में इस मुद्दे को लेकर मधेशियों ने नाकेबंदी की थी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओली ने कहा कि वो भारतीय कारोबारी जगत से नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश चाहते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री 6 दिन की भारत यात्रा पर हैं। शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। दोनों देशों ने संबंधों को और बेहतर करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। No discrimination at all. So there shouldn't be any type of confusion. And if somebody tells us that there is, or in this article, there is discrimination, we are always open, ready to amend the constitution. सीरिया के शहर दमिश्क और हुम्स में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 140 लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस बीच रूस और अमेरिका के बीच सीरिया में शांति को लेकर एक अस्थायी समझौता हुआ है। सीरिया में शांति बहाली के लिए रूस और अमेरिका के बीच आंशिक विराम के एक अस्थायी समझौते पर सहमति बनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि उनकी बातचीत रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से हुई है और दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों पर सहमत हैं। Spoke with Foreign Minister Lavrov by phone. I spoke with him yesterday.
But again today, this morning, I underscored the urgent need to achieve a full cessation of hostilities in the shortest time frame possible. जॉन कैरी ने कहा कि अभी इन पर विस्तार से चर्चा होना बाकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द ही इस मसले पर बातचीत होगी। Anticipate that our presidents, President Obama and President Putin, may well speak somewhere in the next days or so in order to try to complete this task. इस बीच सीरिया के शहर होम्स और दमिश्क में हुए सिलसिलेवार कई विस्फोटों में करीब 140 लोग मारे गए, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक दमिश्क के दक्षिणी शहर सैयदा जैनब में कम से कम 4 विस्फोट हुए, जिनमें 83 लोग मारे गए। वहीं होम्स में हुए दोहरे कार बम धमाके में 57 लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। रविवार को हुए इन दोनों हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया। आतंकी संगठन आईएस ने दोनों शहरों में हुए इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज पुण्यतिथि है। 11 नवंबर 1888 को जन्मे मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बड़े समर्थक रहे। कवि, लेखक, पत्रकार और आज़ादी की लड़ाई के अहम सिपाही मौलाना आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। फिर वो 1940 से 1945 के बीच भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का पुरजोर विरोध भी किया। आज़ादी के बाद वो सांसद चुने गए और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। आज ही के दिन 1958 को उनका इंतकाल हो गया। 1992 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज पुण्यतिथि है। 11 नवंबर 1888 को जन्मे मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बड़े समर्थक रहे। कवि, लेखक, पत्रकार और आज़ादी की लड़ाई के अहम सिपाही मौलाना आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जाट आरक्षण के लिए वेंकैया नायडू की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति का गठन। राज्य सरकार विधानसभा सत्र में लाएगी विधेयक। हाईवे से हटे आंदोलनकारी, मुनक नहर से पानी की आपूर्ति बहाल। बजट सत्र से पहले 2 सर्वदलीय बैठक आज। लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री सभी दलों के नेताओं से करेंगे चर्चा। सदन के सुचारू संचालन पर होगा जोर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी। सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 जवान शहीद, 1 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान। तमिलनाडु में 10 असंतुष्ट विधायकों का इस्तीफा मंजूर। इस्तीफा देने वाले 8 विधायक डीएमडीके से। पार्टी प्रमुख विजयकांत ने गंवाया नेता प्रतिपक्ष का पद। सीरिया में सिलसिलेवार धमाकों में 140 लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। संघर्ष विराम के लिए रूस, अमेरिका के बीच अस्थायी समझौता। फिलहाल इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम शख्सियत। नमस्कार।